साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रकाश पुंज पाठशाला में। तो साथियों, जैसा कि कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चन जीके जीएस का किए थे और 25 क्वेश्चन बच गया था। तो मैंने कल आप लोगों को बोला था कि 25 क्वेश्चन जो है वो हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो 25 क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है, मतलब पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसको डाल दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। पहला ही प्रश्न है, यानी कि आज का पहला और क्वेश्चन के हिसाब से 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि बिहार में इसका नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। बिल्कुल सही बात है, बिहार में इसका नेतृत्व कौन किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। अगला ऑप्शन है उन्होंने अपने अंतिम समय तक अंग्रेज़ों से संघर्ष किया। सही बात है, अंतिम समय तक अंग्रेज़ों से संघर्ष करते रहे। इस विद्रोह के समय उनकी आयु 80 वर्ष थी, ठीक है। इनकी आयु कितनी थी? 80 साल थी। ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 1, 2, 3 तीनों करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है कि बिहार से जगदीशपुर से ये ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। कहाँ से रखते हैं? तो जगदीशपुर एक जगह है, ठीक है। जगदीशपुर एक जगह है, वहाँ से ये ताल्लुक़ रखते हैं। और इन्हें जो गोली लगी थी, कब लगी थी और किसकी गोली लगी थी, ठीक है। तो इनकी गोली ब्रिगेडियर डगलस की गोली और दाहिने हाथ में लगी थी गोली, ठीक है। कौन से हाथ में लगी थी? दाहिने हाथ में लगी थी, ठीक है। और वो तारीख होता है आपका 21 अप्रैल, ठीक है। तारीख क्या होता है? 21 अप्रैल 1858 होता है, ठीक है। फिर यह जो आरा में पहुंच जाते हैं, आरा में प्रविष्ट कब होते हैं? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आरा में प्रविष्ट कब हुए? वो 2 दिन बाद 23 अप्रैल को, ठीक है, आरा में, ठीक है, आरा में प्रविष्ट होते हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई? अभी हाल ही में बीपीएससी टीचर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकी मृत्यु कब हुई। तो 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और इन्होंने अपने दाहिने हाथ को गंगा में प्रवाहित करते हुए बोला था कि हे गंगा मैया, आप इस अकिंचित भेंट को स्वीकार कीजिए, ठीक है। और यहाँ से जो कमिश्नर था, बिहार का कमिश्नर 1857 के विद्रोह के दौरान, वो कौन था? विलियम टेलर। कौन था? तो विलियम टेलर नाम था उसका, ठीक है, जिसने इस विद्रोह को दबाया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बुद्ध के समय बिहार की प्रमुख गणराज्य व्यवस्था कहाँ थी, ठीक है। जब बुद्ध जब थे उस वक्त प्रमुख गणराज्य व्यवस्था कहाँ थी? तो वो मल्ल गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य था, शाक्य गणराज्य था, या फिर सभी था, ठीक है। तो वो आपका था लिच्छवी गणराज्य, ठीक है। कौन सा था? लिच्छवी गणराज्य। शाक्य कुल के ही ये थे बुद्ध, ठीक है। इनके पिता शाक्य कुल के कौन थे? राजा थे, ठीक है। शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन नाम था उनका, ठीक है। क्या नाम था? राजा शुद्धोधन, ठीक है। माता का नाम था, इनकी 2 माता थी, आपको पता होगा।
जो जन्म देने वाली माता थी उनका क्या नाम था? जन्म देने वाली माता का नाम था महामाया। ठीक है, जन्म देने वाली माता का नाम था महामाया। और जो पालन पोषण की करने वाली माता थी, यानी इनकी मौसी थी वो, ठीक है, पालन पोषण करने वाली जो माता थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, क्या नाम था? प्रजापति गौतमी नाम था। ठीक है, पालन पोषण करने वाली माता प्रजापति गौतमी। बुद्ध का जन्म कब होता है? तो बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी जंगल में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी क्या था वहाँ? लुम्बिनी जंगल में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ होता है? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है और वो होती है कुशीनगर में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। और बौद्ध समिति भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब तो यहाँ जगह नहीं बचा है, नहीं तो लिखते हैं बौद्ध समिति, यहाँ लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं 483। ठीक है, इनके मृत्यु के समय ही फिर 383 में, ठीक है, 250 और फर्स्ट शताब्दी। ठीक है, 483 में अजातशत्रु, 383 में कालाशोक, 250 में ईसा पूर्व में है और ये फर्स्ट ईस्वी में होगा। ठीक है, 250 ईसा पूर्व में अशोक और कनिष्क था पहली शताब्दी में। ठीक है, इसमें हम लोग इतना एक्स्ट्रा फैक्ट समझ गए। ऐसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका जीके जीएस मजबूत मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक का धम्म नीति किस पर आधारित है? अशोक का धम्म नीति वेद पर आधारित है, बौद्ध धर्म पर आधारित है, जैन धर्म पर है या गुप्तकालीन संस्कृतियों पर है? तो आप सभी को पता होगा कि अशोक का जो धम्म कहें या फिर इसको हम लोग धर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, धर्म नीति। ठीक है, धर्म नीति किस पर आधारित है? तो अशोक कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खून खराबा, इतनी खून की नलियाँ बह गई। ठीक है, उसके बाद इनका हृदय क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है और हृदय परिवर्तन के बाद ये क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और इनकी धर्म की नीति अब हो जाती है क्या? अहिंसा, दया। ठीक है, अहिंसा, दया, करुणा, सम्मान। ठीक है, सम्मान, इस सब पर क्या हो जाता है? आधारित हो जाता है। तो बौद्ध धर्म किस पर आधारित है? अहिंसा, दया, करुणा, इस पर। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, कन्नौज थी, नालंदा थी, वाराणसी थी। तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, ये वही हर्षवर्धन है जिनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है कि किनके कार्यकाल में हेनसांग भारत आया। ठीक है, तो यही हर्षवर्धन है जिनके कार्यकाल में कौन आया था? हेंगसंग चीनी यात्री था और वो भारत आया था। ठीक है, और हेनसांग को हम लोग क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का क्या था? राजकुमार कहा जाता है, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सही है? पाटलिपुत्र गंगा के किनारे है, वैशाली बुद्ध का महापरिनिर्वाण है, नालंदा समुद्रगुप्त द्वारा स्थापना किया गया
जैन धर्म का केंद्र है। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा सही है? देखिए, पाटलिपुत्र आपका गंगा के किनारे है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद वैशाली बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ये नहीं है, ये नहीं होगा। कुशीनगर है, अभी बताएं। नालंदा समुद्रगुप्त द्वारा स्थापित, नालंदा नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त द्वारा बनाया गया था, तो ये भी नहीं सही है। ठीक है, गया जैन धर्म के लिए है, तो ये भी नहीं है, राजगीर है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हमारा पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय विशेषता नहीं है? द्विसदनीय संसद, शक्तियों का विभाजन, न्यायिक पुनर्वीक्षण या फिर एकल नागरिकता। तो देखिए, संघीय विशेषता द्विसदनीय भी है, शक्तियों का विभाजन भी इसी से होगा, और एकल नागरिकता भी हमारा संघीय है। लेकिन ये न्यायिक पुनर्विवेचन जो है ये संघीय नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो कि अनुसूची किस में है? अनुसूची 9 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट समझ लेते हैं। प्रारूप समिति का गठन होता है, ठीक है, इसका गठन होता है देश आज़ाद होने के 14 दिन बाद, यानी कि 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे इसमें? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति के अध्यक्ष थे। ठीक है, जितने भी संघ में निर्णय होते थे उनके अध्यक्ष कौन थे? तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, झंडा समिति, ठीक है, झंडा समिति के, और संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष भी यही थे। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष भी यही थे। सरदार पटेल थे प्रांतीय समिति के अध्यक्ष। किसके थे? प्रांतीय। ठीक है, प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, देश जब आज़ाद हुआ था तो लोगों को संगठित करने का कार्य जो किए थे वो कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है? ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं, राज्यपालों द्वारा चुने जाते हैं, निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं, या फिर प्रधानमंत्री द्वारा चुने जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा नहीं चुना जाता है, तो अप्रत्यक्ष तो दिया नहीं है, तो निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। ठीक है, निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से। और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन इसमें भाग लेते हैं? तो 3 गो लोग इसमें भाग लेंगे, 3 गो नहीं 4 गो। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी के भी इसमें मुख्यमंत्री शामिल रहते हैं। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा और विधानसभा के मेंबर, और दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है,
पुदुचेरी के विधानसभा के मेंबर, ठीक है, राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है, मौलिक अधिकार को कहा जाता है, मौलिक कर्तव्य को कहा जाता है, डीपीएसपी को कहा जाता है। देखिए, इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे जो हम लोग जनरली जानते हैं, संविधान के आत्मा कहा जाता है मौलिक अधिकार को। ठीक है, यही अगर पूछ दे कभी कि बी आर अम्बेडकर जो हैं, ठीक है, अम्बेडकर जो हैं वो किसको संविधान की आत्मा कहते हैं? तो आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं, जिसमें कि संवैधानिक उपचार के बारे में बताया गया। 5 आपको संवैधानिक उपचार के बारे में उसमें बताया गया है। ठीक है, संवैधानिक उपचार, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं संविधान की आत्मा कौन है? तो आर्टिकल 32। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जनहित याचिका PIL की शुरुआत किस साल हुई थी? 1976 में हुआ था, 1986 में हुआ था, 1985 में हुआ था, या फिर 1990 में हुआ था? तो PIL की शुरुआत हुई थी 1980। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है, महालनोबिस मॉडल किस योजना से जुड़ा है? महालनोबिस सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो अभी सुन लीजिएगा। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, तृतीय पंचवर्षीय योजना से, या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना से? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत आपको पता ही है कि 1951 से शुरू होता है। ठीक है, और लास्ट वाला माने बढ़ावा 2012 तक चला है। ठीक है, तो ये है दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित तो ये महालनोबिस है, ये बहुत एग्जाम में पूछता है। और एक और एग्जाम में आपको पूछता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो वो है हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, वो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, कृषि उत्पाद बढ़ाना, विदेशी निवेश लाना और औद्योगिकरण करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, ग्रामीण विकास। तो ये तो मोदी जी की जब सरकार बनी थी तो उस वक्त मेकिंग इंडिया कार्यक्रम चलाया गया था, और उसमें यही बताया गया था कि विदेशी निवेश को भारत में लाना और औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, भारत के औद्योगिकरण को बढ़ावा देने का कार्य मेकिंग इंडिया के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, RBI के बारे में कौन सा गलत है? ठीक है, RBI के बारे में कौन सा गलत है? RBI मुद्रा छापता है, यानी पैसा छापता है। RBI मौद्रिक नीति बनाता है। RBI प्रत्यक्ष कर वसूलता है। RBI विदेशी मुद्रा भंडारण का प्रबंधन करता है। देखिए, RBI का काम प्रत्यक्ष कर वसूलना नहीं है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष कर वसूलना किसका काम है? आयकर विभाग का काम है। ठीक है, किसका काम है? आयकर विभाग का काम प्रत्यक्ष कर वसूलना है।
ठीक है। पैसा छापना, ये सब काम करना, नीति बनाना, ये सब आरबीआई का काम है। आरबीआई की बात करें तो कल भी बताए थे हम, ठीक है। आरबीआई का फॉर्मेशन ईयर है 1 अप्रैल 1935, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग। डेली आप देखिएगा तो डेली कुछ ना कुछ रिपीट प्रश्न रहेगा और मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, ठीक है। चैनल नया है इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जीडीपी किसका माप है, यानी कि जीडीपी से क्या मापा जाता है, ठीक है। केवल कृषि उत्पादन, केवल उद्योग, देश के भीतर कुल उत्पादन कितने हुए हैं इसको, या विदेशी व्यापार, ठीक है। तो ये देश के भीतर कितने कुल उत्पादन हुए हैं उसकी माप करने के लिए जीडीपी की कॉन्सेप्ट को लाया गया था, ठीक है। देखिए जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट। अगर फुल फॉर्म टर्म नहीं पता है तो थोड़ा सा आप टर्म देख लीजिएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गरीबी रेखा निर्धारण का आधार क्या है, ठीक है। गरीबी रेखा निर्धारण का क्या आधार है? आय से है, उपयोग से है, संपत्ति से है, रोजगार से है। तो क्या है? उपभोग से है, ठीक है। किससे है? उपभोग से, ठीक है। गरीबी रेखा के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? किसने सबसे पहली बार गरीबी रेखा के बारे में बताया था? तो आपको मैं बता दूं, नाम सुने होंगे आप लोग, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। नौरोजी, ये वही दादा भाई नौरोजी हैं जो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। कब कब रहे हैं? तो एक रहे हैं 1886, दूसरा रहे हैं 1893 और तीसरा रहे हैं 1806। ये कलकत्ता में, ये लाहौर में और ये आपका फिर से कलकत्ता में, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, इनकी एक बुक है द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इसी में इन्होंने गरीबी रेखा का निर्धारण के बारे में बताया था। द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी बुक में इन्होंने गरीबी रेखा के बारे में सबसे पहले बताया था, ठीक है। धन का बहिष्कर्मण सिद्धांत के बारे में इन्होंने ही बताया था कि यहाँ से जो भारत का जो धन है बाहर की तरफ जा रहा है, धन का बहिष्कर्मण, ठीक है, हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, अब थोड़ा कम मैं एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, पहला आपका कथन है। दूसरा निष्कर्ष है कि यह बार बार अपना मार्ग बदलती है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ए आर दोनों सही है। आपको पता है कोसी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कोसी नेपाल से निकलती है और नेपाल से निकलने के बाद यह है आकर सुपौल में एक भीमनगर गांव है, वहाँ पर
बिहार में प्रवेश करती है और गंगा में आकर कुर्सेला नामक जगह पर मिल जाती है। कहाँ मिलती है? गंगा में मिलती है कहाँ? कुर्सेला। और कुर्सेला कहाँ है? कुर्सेला कहाँ है दोस्तों? तो कुर्सेला कटिहार में है। कुर्सेला कहाँ है? तो कटिहार में है। ठीक है, इतना फैक्ट काफ़ी है। पिछले क्लास में मैंने इसके बारे में बहुत सारा बताया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग डेली जुड़े रहिए और डेली आप लाभ उठाते रहिए और हमें भी सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपसे हम हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन किस क्षेत्र में बनता है? ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है 0 से 10 डिग्री अक्षांश, 10 से 30 डिग्री अक्षांश, 30 से 40 डिग्री अक्षांश या फिर ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये होता है आपका 10 से 30 डिग्री। ठीक है, अक्षांश देशांतर जानते होंगे। अक्षांश आपको ये वाली लाइन और देशांतर ये वाली लाइन। ठीक है, खड़ी लाइन जो होगी देशांतर, अक्षांश जो ये हाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत किससे संबंधित है? भूकंप और ज्वालामुखी से, नदियों का प्रवाह से, मौसम परिवर्तन से या हिमनद से? तो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित है। ठीक है, देखिए यह सिद्धांत पृथ्वी के सतह को कई प्लेटों में विभाजित करता है। ठीक है, पृथ्वी के सतह को बहुत सारे प्लेटों में क्या करता है? विभाजित करता है। और यह धीरे धीरे गति करता है और एक बार इसमें टकराव होता है और इसी के वजह से क्या होता है? इसी के वजह से भूकंप या फिर ज्वालामुखी आते हैं, या फिर पहाड़ का निर्माण भी किससे हुआ है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांतों से ही हुआ है। तो मान लीजिए कि ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये एक प्लेट है। ठीक है, और ये क्या हुआ कि एक बार इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं लड़ेगा तो लड़ेगा और ये इधर से लड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहाड़ बन जाएगा। ठीक है, तो यही प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत होता है और इसी से पहाड़ होता है। या तो पहाड़ बनेगा, नहीं तो नीचे जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पहाड़, जैसे मान लीजिए कि ये टॉप हो गया, पहाड़ हो गया, तो ये खाई भी तो हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर, सॉरी छोटा लिखा, छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर सुधार लीजिएगा। छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार या फिर मेघालय का पठार? तो दोस्तों ये वाले जो इलाका है, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो इधर मैक्सिमम जो त्रिकोणीय आकार का होता है, ठीक है ना, यहाँ दक्कन का पठार है। ठीक है, तो हम लोग ये पूरा इलाका लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है? 8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और ये कैसा होता है? कभी कभी पूछेगा कैसा है, तो त्रिकोणीय आकार का। ठीक है, कैसा होगा? त्रिकोणीय आकार का। और ये दक्षिण भारत का पठार है। और इधर प्रमुख नदियां आपको पता ही होगा कौन कौन सी नदी हैं। ठीक है, गोदावरी। ठीक है, कौन कौन सी नदी है? गोदावरी, कृष्णा, दक्षिण की यही तो प्रमुख नदियां हैं, और कावेरी। ठीक है, कौन कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी काली मिट्टी। ठीक है, इधर सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी मिलती है? तो काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी। ठीक है, इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, स्वतः जोताई वाली मिट्टी। ठीक है, और ये गुजरात, महाराष्ट्र साइड बहुत ज़्यादा मिलता है और इसमें सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है दोस्तों। ठीक है, किसकी खेती होती है काली मिट्टी में? कपास की खेती। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 50 आज कंप्लीट करके ही जाएंगे। ठीक है, और आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ और आप लिख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल प्रश्न नहीं छूटेंगे। और आप
मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस टॉपिक से आपको प्रश्न चाहिए, या फिर आपको थ्योरेटिकल सेशन भी ले लेंगे PDF के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं बोर्ड तो हमारे पास है नहीं, तो बोर्ड नहीं है तो फ़िलहाल अभी PDF से ही चलेगा क्लास, PPT से PDF से। जैसे ही बोर्ड लाते हैं देखते हैं लगाकर, तो फिर हम लोग लाइव सेशन और ये करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले में है। तो अगर आप मेरी जीविका के क्लास देखे होंगे सुबह में, तो उसमें मैं आपको बताया हूँ कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस में है, तो वो है आपका कैमूर में, ठीक है। कितना है, कितना वर्ग किलोमीटर है, तो मात्र 488 लोग 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। मात्र 488 लोग 1 किलोमीटर वर्ग के अंदर रहते हैं। अच्छा, मैं ये भी बताया था कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है बिहार में, तो शिवहर में है, ठीक है, शिवहर में, ठीक है। कितना है, तो 1882, ठीक है। पूरे देश में अगर कहेगा कि जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो पूरे बिहार का अगर कहें तो बिहार में पूरे देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, और वो है 1106 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 1106 वर्ग किलोमीटर। और इंडिया की बात करें तो इंडिया का जनसंख्या घनत्व है 483 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सारा क्लियर हो गया यहाँ से। अब कभी जनगणना हम यहाँ पर पढ़ाएंगे तो आपको पूरे तरीके से बता देंगे कि किस राज्य का कितना है और बिहार का कितना है, और बिहार में किसका सबसे कम है, किसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। किस विटामिन की कमी से, देखिए साइंस का प्रश्न है, 4-5 मैं साइंस का डेली प्रश्न रखता हूँ, ठीक है। मैं हिस्ट्री से प्रश्न यहाँ पर रखूँगा, ज्योग्राफी से रखूँगा, साइंस से रखूँगा, ठीक है, और पॉलिटी से रखूँगा, बिहार से रखूँगा, यानी कि मिसलेनियस प्रश्न मैं आपको कराऊँगा दोस्तों। क्यों इसलिए करवाऊँगा, क्योंकि एक बार में आपका सारा रिवीजन हो जाए, और जो भी आपका छूटा हुआ हो वो एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, ठीक है। विटामिन A, B, C, D, तो आसान प्रश्न है, विटामिन A, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, ठीक है, अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। अब बहुत लोग इसमें कहेंगे कि सर अंधेरे में तो ऐसे भी नहीं दिखाई देता है, कहने का मतलब जो 6 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा दिखता है ना, वो नहीं दिखता है इसमें लोगों को, ठीक है। इसको रेटिनॉल कहते हैं, आपको पता ही है, ठीक है, रेटिना से संबंधित है। और विटामिन A की कमी से विटामिन A की कमी होगी तो आँख से आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि रेटिना में जो रॉड पाया जाता है ना, रेटिना में रॉड सेल जो पाया जाता है, ठीक है, और रेटिना में रॉड सेल जो पाया जाता है वो विटामिन A की कमी की वजह से उस कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। और इससे बीमारी 1-2 को बीमारी और होती है, ठीक है, सिर्फ नाइट ब्लाइंडनेस ही नहीं होती है, ठीक है। जिसे होता है, एक बीमारी होता है एक मिनट, जेरोप्थल्मिया, ठीक है, जेरोप्थल्मिया बीमारी होता है, ठीक है। और आँखों में सूखापन आ जाएगा आपका, ठीक है। और सबसे प्रमुख आहार होता है इसमें गाजर, हरी पत्तेदार सब्जी, गुड़, आंवला, पालक, ये सारा आपका इसमें आएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। जड़त्व के नियम से, बल के नियम से, गुरुत्वाकर्षण के नियम से, या फिर क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। तो जड़त्व के नियम से होगा, ठीक है। न्यूटन का प्रथम नियम समझ रहे हैं क्या कहता है कि जब तक एक्स्ट्रा फोर्स उस पर नहीं लगाया जाए तब तक वो अपने
रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, कोई भी वस्तु पर अगर बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाए तो वो अपने स्थान पर ही रहेगा, स्थान परिवर्तित नहीं करेगा। अगर कोई चीज़ मोशन में है और मोशन में और उसको जब तक बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाए, बाहरी उसमें बल नहीं लगाया जाए, तो वो क्या रहेगा, वो हमेशा मोशन में ही रहेगा। ठीक है, न्यूटन का प्रथम लॉ यही कहता है। ठीक है, अगला है ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है। ठीक है, तो ध्वनि है अनुप्रस्थ तरंग का, अनुदैर्घ्य तरंग के, विद्युत चुंबकीय तरंग के, अस्थायी तरंग के। तो यह अनुदैर्घ्य तरंग का तरीका कैसे याद करने का, देखिए ध्वनि कहीं लिखा रहेगा, तो देखिए यहाँ इसमें ध्व है। ठीक है, और इसमें भी क्या है, ध्व है। बहुत कंफ्यूज होते हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य क्या होता है। देखिए अनुप्रस्थ, देखिए अनुप्रस्थ यहाँ पर है, तो क्या है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ है ना, तो इसमें प्र है, तो प्र से प्रस्थ और प्र से प्रकाश। ठीक है, तो जहाँ भी प्रकाश आपको दिखेगा वो हो जाएगा अनुप्रस्थ, और जहाँ भी ध्वनि दिखेगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका अनुदैर्घ्य। ठीक है, तो आपका कन्फ्यूजन आज के बाद ख़त्म अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, और ये ध्वनि तरंगे जो हैं वो कैसे उत्पन्न होती हैं, तो कणों के, ठीक है, क्या कैसे होती हैं, तो कणों के कंपन से। ठीक है, कणों के कंपन से क्या होती है, ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और ध्वनि जो है हवा, जल और ठोस में प्रवाहित होती है। ठीक है, ध्वनि कहाँ कहाँ प्रवाहित होगी, हवा, जल और ठोस में। ठीक है, ये निर्यात में या फिर वैक्यूम में नहीं प्रभावित होगी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बस सेकेंड लास्ट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने का काम कौन करता है। तो यकृत करता है, गुर्दा करता है, हृदय करता है, या फिर फेफड़ा करता है। तो कौन करता है रक्त शुद्ध करने का, शरीर का छननी कौन सा है, तो शरीर का छननी है गुर्दा। ठीक है, यानी कि किडनी। ठीक है, इसको शरीर का छन्नी कहते हैं, और यह अपशिष्ट पदार्थों को, ठीक है, क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक है दोस्तों, यह अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। यह यूरिक एसिड और जो अतिरिक्त पानी है आपके शरीर में, ठीक है ना, एक्स्ट्रा वाटर जो है आपके शरीर में, उसको यूरिन के थ्रू क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। यूरिन के थ्रू क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, जो गुर्दा है इसमें लाखों नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नेफ्रॉन समझ रहे हैं क्या है, नेफ्रॉन गुर्दा का इकाई होता है। ठीक है, ये इसमें लाखों के लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इसको नेचुरल फिल्टर भी कहते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से बॉडी का क्या है, फिल्टर है। इसलिए किडनी बहुत ज़रूरी है शरीर में। किडनी नहीं है तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाइएगा, और ना ही आपका जो बॉडी का जो अपशिष्ट पदार्थ है बाहर निकल पाएगा। ठीक है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न क्या है, अंतिम प्रश्न है डीएनए की संरचना कैसी होती है। तो डीएनए की संरचना होती है सीढ़ी के आकार की, हेलिकल आकार की, यानी कि डबल हेलिक्स, या फिर गोलाकार या त्रिभुजाकार, ये होती है हेलिकल आकार की। हेलिकल आकार क्या है, देखिए हेलिकल आकार कुछ नहीं है, बस ऐसे होता है हेलिकल आकार। ये डबल हेलिक्स, और ये यहाँ से आ जाएगा ऐसे। ठीक है, यही तो है हेलिकल आकार। ठीक है, तो ये है आपका हेलिकल आकार की। और
डीएनए की संरचना के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? तो ये वाटसन और क्रिक ने बताया था। ठीक है, कौन बताया था? वाटसन और क्रिक। ठीक है, वाटसन और क्रिक। कब बताया था ये भी पूछेगा, 1953 में। ये नहीं पूछता है, हालांकि बता देते हैं हम। ठीक है, और ये आनुवांशिक सूचना को सुरक्षित करने का काम करता है डीएनए, और इसको ब्लू क्या कहते हैं? ब्लू प्रिंट। एक मिनट, कभी कभी नौटंकी कर रहा है, उग नहीं रहा। ठीक है, ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। किसको? तो डीएनए को। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और हमने 50 प्रश्न को अभी हल कर लिए। अब कल से मैं कोशिश करूंगा कि 25-25 ही रखूँ प्रश्न को, और ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि यहाँ सारे प्रश्नों को एक एक करके विश्लेषण किया जाता है, और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी को धार देने का हम लोग काम करेंगे। जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का हो, जीविका का हो, या फिर बिहार पुलिस का क्यों ना हो, एसएससी जीडी। ठीक है, जिसमें आपका जीके जीएस पूछा जाता है, वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे, और सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या क्या, एक बार देख लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चैनल पर। ठीक है, इस चैनल पर हम लोग जीके जीएस तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, जीके जीएस तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, साथ में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी, माने जैसा डिमांड होगा उस वक्त पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ेंगे हम लोग ग्रामर और साहित्य। ठीक है, ग्रामर और साहित्य दोनों पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सीटेट का जितना भी सिलेबस है आपका यहाँ कवर किया जाएगा, स्टेट, बीटेट। ठीक है, ये ठीक है, तो जनरल कंपटीशन का पूरा पैकेज है यह चैनल। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम है आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नहीं तो प्रकाश पुंज पाठशाला के नाम से एक हम लोग का ग्रुप है। ठीक है, उसी ग्रुप में आप जुड़ जाइए, और उसमें भी आप मैसेज कर दीजिएगा, तो हम लोग यहाँ से कवर करने का प्रयास करूँगा। और ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, बाय बाय।